सो आज हमने पहले लेक्चर में पढ़ा इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म, ओके, वो आप पढ़ लेना। इसके बाद मैंने जो सेकंड लेक्चर रखा है वो एकोमोडेशन, पहला वाला है वो समझने के लिए आईएमपी है ताकि आप लास्ट में अप्लाइड पार्ट लिख पाओगे। लेकिन दूसरा वाला जो एकोमोडेशन शॉर्ट नोट है वो 1 मार्क में बहुत आता है, 2 मार्क में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट की तरह भी आ सकता है, लेकिन वो टफ शॉर्ट नोट में आएगा। एकोमोडेशन एक आईएमपी शॉर्ट नोट या रूटीन शॉर्ट नोट में नहीं आती। एकोमोडेशन इज अ पार्ट ऑफ अ टफ शॉर्ट नोट, लेकिन इसका 1 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन बहुत आएगा, तो इसके लिए आपको एकोमोडेशन बार बार अच्छे से समझ लेना है। और अभी मैं जो लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ रिफ्रैक्टरी एरर्स, वो बहुत ही आईएमपी है। अगर आप अप्लाइड देखोगे, ओनली अप्लाइड पार्ट, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ओनली अप्लाइड का भी सेक्शन अलग होता है, तो 10 में से 5 बार तो आपको यही अप्लाइड आती है। एक तो आपको विजुअल पाथवे की लेशन आ सकते हैं, या ये आ सकता है, फिर कलर विजन वाला, मतलब कलर एब्नॉर्मल, ये 3 ही आईएमपी अप्लाइड बनती है। तो ये बहुत ही आईएमपी अप्लाइड है रिफ्रैक्टरी एरर्स, वो अभी हम कवर करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये आसान शॉर्ट नोट कहलाती है रिफ्रैक्टरी एरर्स, क्योंकि ये आपको 6th और 7th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है पढ़ने का, और वो कॉमन भी है लोगों में, तो उसमें अगर आप अच्छा नहीं लिखते हो तो मार्क तुरंत चले जाते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्टरी एरर्स अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से लिखना है, इसमें आपको थरली अच्छा लिखना है, अदरवाइज मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्टरी एरर्स। रिफ्रैक्टरी एरर मतलब अभी आज हमने जो पूरा पढ़ा इससे पहले वाले 2 लेक्चर में कि व्हाट इज रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अगर ये रिफ्रैक्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो जो प्रॉब्लम होगी उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी एरर्स। रिफ्रैक्टरी एरर्स का मतलब रिफ्रैक्शन ठीक से नहीं होने पाना, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी एरर्स। इसमें कौन कौन सी आएगी हम देखेंगे। इसमें आएगी हमारे लिए मायोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया, तो ये एक लिखा है हाइपरमेट्रोपिया, फिर दूसरी आती है मायोपिया, ओके, फिर तीसरी एक आती है एस्टिग्मेटिज्म, ये तीनों आती है। और एक चौथी चीज़ है जो रिफ्रैक्टरी एरर्स नहीं बोलते, लेकिन तो भी उसको साथ में ही कवर करते हैं बहुत सारी बार, दैट इज अ प्रेस मायोपिया। ओके, क्लियर। तो अभी हमें देखना है एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और लास्ट में हम अलग से प्रेस बायोपिया भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि वो एज इंड्यूस चीज़ है, तो कभी कभी रिफ्रैक्टरी एरर्स में नहीं भी मेंशन करते, लेकिन आप एग्जाम में अगर उसको एलोबरेट कर रहे हो तो दैट गिव्स यू हायर मार्क्स। और प्रेस बायोपिया अगेन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए बहुत ही आईएमपी शॉर्ट नोट। तो अभी हम समझेंगे रिफ्रैक्टरी एरर्स में कॉमन डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे मायोपिया। ओके, क्यों मैं मायोपिया लेना चाहता हूँ पहले, क्योंकि जो अगर आपको जो चश्मे के नंबर अभी जो लगे हुए हैं वो मायोपिया है, तो आपने मायोपिया समझ लिया तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, चश्मे के नंबर क्यों लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को हो गए, और नहीं हो गए वो दूसरे अपने कलीग को हो गए, दोस्त को हो गए, तो ये मायोपिया आप अच्छे से समझ पाओगे। और अपने मायोपिया समझ लिया तो हाइपरमेट्रोपिया फिर आसानी से आप लिख पाओगे। ओके, तो सबसे हम पहले देखेंगे मायोपिया। तो व्हाट आर द सिनोनिम ऑफ मायोपिया। आपको सिनोनिम मायोपिया के बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में सिनोनिम आ सकते हैं। तो पहले है मायोपिया, दूसरा है शॉर्ट साइडनेस। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट साइडनेस, तो इसमें एक आती है, इसको शॉर्ट साइडनेस की जगह कभी कभी नियर साइडनेस भी बोलते हैं। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग, नियर एंड फार, कोई भी वर्ड कोई यूज कर सकता है। कोई बोल सकता है नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस, कोई बोलता है शॉर्ट साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस। तो शॉर्ट साइडनेस, नियर साइडनेस, मायोपिया, ये तीनों सिनोनिम है। ओके, सो मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस, नियर साइडनेस। तो शॉर्ट का मतलब आपको क्या समझना है, नियर साइडनेस। नियर साइडनेस का मतलब क्या समझते हो। नियर साइडनेस मतलब ये नियर का ही प्रिफर करता है। इसकी आई साइट कैसी है, इसकी आई साइट ऐसी है कि वो शॉर्ट या नियर का ही पसंद करता है देखना, दूर या फार का देखना पसंद नहीं करता। तो मायोपिया का मतलब क्या है, शॉर्ट साइडनेस एंड नियर साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस एंड नियर साइडनेस का मतलब क्या है, उसको नज़दीक का बहुत ही अच्छा दिखेगा। क्लियर। तो मायोपिया वाले पेशेंट को नज़दीक का बहुत ही अच्छा दिखेगा। क्या अच्छा नहीं दिखेगा, तो दूर का उसको अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, तो आप सभी देखो, जिसको भी चश्मे के नंबर है वो इमेजिन करो, आपको कॉलेज में चश्मे के नंबर पहनने पड़ते हैं बोर्ड पे देखने के लिए, लेकिन अभी आप मान लो पीपीटी पढ़ रहे हो, आप कंप्यूटर पे या मोबाइल में पढ़ रहे हो, तो आपको कोई चश्मा नहीं पहनना पड़ता, उसके बगैर भी आप अच्छे से पढ़ पाते हो। तो इसका मतलब मायोपिया वाला नज़दीक का अच्छे से देख पाता है, लेकिन दूर का अच्छे से नहीं देख पाता। क्योंकि वो नज़दीक का अच्छे से देख पाता है तो इसका नाम है शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस। तो मायोपिया, नियर साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस, ये सभी चीज़ें कैसी है जो आपको है। ओके, सभी का मतलब क्या है, आप नज़दीक का अच्छा देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, आप दूर का अच्छा नहीं देख सकते। तो मायोपिया वालों को क्या प्रॉब्लम होगा, वो दूर का अच्छे से नहीं देख पाएगा।
मायोपिया वाला किसको होगा, यंग को के एजेड को। तो मायोपिया वाला कॉमनली यंग लोगों में देखने मिलता है। आप देखो आप में मैक्सिमम मायोपिया है, तो मायोपिया कॉमनली यंग पीपल में ज़्यादा देखने मिलता है। ओके, तो इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों उसको दूर का अच्छे से नहीं दिखता, क्योंकि दूर का जब वो दिखता है तो उसके रेस फोकस हो जाता है फ्रंट में। तो ये फिगर आपको अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि अभी जो वर्डिंग आएंगे वो वर्डिंग थोड़े टफ है समझने के लिए, लेकिन आपने जो फर्स्ट वाला लेक्चर और सेकंड वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया है तो वो वर्डिंग समझ में आपको आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको वो वर्डिंग समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी आप अच्छे से 50% मार्क एग्जाम में कवर कर पाओगे। आपको क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ कर देनी, ये फिगर ड्रॉ कर देनी, फिर थोड़ा बहुत इसके हिसाब से लिख दो, यू आर गेटिंग अ 50% मार्क्स। तो यहाँ पे जो सारी फिगर आती है वो बहुत ही IMP है। स्टूडेंट्स फिगर को देख के समझ जाते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। मैं भी फिगर को दिखाऊंगा, आप भी फिगर देख के समझ जाओगे, लेकिन आपको वही समझना है कि एग्जाम में आप फिगर ड्रॉ कर दिया तो आपको 50% मार्क मिल जाएंगे। वर्डिंग लिखना टफ है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके लिए पहला लेक्चर भी, लेकिन वो रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगेन मायोपिया में फिगर में मैं क्या दिखा रहा हूँ, सारे रेज फोकस हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये आपकी रेटाइना है, ये आपका लेंस है, लेंस से इसका रिफ्रैक्शन हो गया। देखो ये कॉर्निया और लेंस वाला पार्ट, यहाँ पे लेंस बीच में आएगा, ये सभी है, लेकिन आपके लिए ये फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट मतलब सारे रेज जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। वो फोकल पॉइंट आइडियली रेटाइना पे होना चाहिए, तभी आपको क्लियर दिखेगा। अभी ये रेटाइना से आगे है तो वापस ये देखो थोड़ा ऐसा दिख रहा है तो ब्लर दिखेगा। अगर यहीं पे दिखेगा पिन पॉइंट तो बहुत ही आपको क्लियर विजन आता, लेकिन आपको ऐसा विजन आ रहा है तो आपको इमेज थोड़ी ब्लर दिखेगी। तो आपका फोकसिंग यहाँ पे होता है, मायोपिया में ये प्रॉब्लम है। अभी आपको बोलना है कि फोकसिंग रेटाइना के फ्रंट में हो रहा है कि बिहाइंड में हो रहा है, तो आंसर आ रहा है रेटाइना के फ्रंट में। अगर फोकसिंग यहाँ पे हो रहा है मतलब यहाँ से बहुत ही नज़दीक में हो रहा है, तो इसका पावर, लेंस का पावर या आई का पावर इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो आंसर आप वापस पहला लेक्चर पढ़े तो समझ में आ जाएगा। आप फोकस बहुत ही नज़दीक कर रहे हो, यहाँ से बहुत ही नज़दीक फोकस कर रहे हो, तो आपका पावर इंक्रीज हो चुका है। तो मायोपिया में ये दिक्कत है कि लेंस और आई का पावर इंक्रीज होता है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया जब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन, उसमें पावर डिक्रीज होगा और फोकस यहाँ पे होगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में फोकसिंग यहाँ पे होगा, मायोपिया में फोकसिंग यहाँ पे होता है। हमें चाहिए एग्जैक्टली रेटाइना पे फोकसिंग। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आई और लेंस का पावर बहुत ही बढ़ चुका है, इसकी वजह से वो फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पावर डिक्रीज करना पड़ेगा और फोकसिंग पॉइंट को वापस यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोकस हो रहा है, ये फोकस को मुझे यहाँ पे कवर करके लाना है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, अगर उसकी कन्वर्जेंस एबिलिटी मुझे डिक्रीज करनी है और थोड़ा यहाँ पे फोकस करवाना है, तो कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जेंस एबिलिटी में कैसे डिक्रीज कर पाऊंगा, मुझे कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कॉन्केव लेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस फोकस करके मुझे देता था। आज दिक्कत ये है कि कॉन्वेक्स लेंस बहुत ही स्ट्रांग है, वो फोकस बहुत ही आगे कर रहा है। मुझे कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा वीक बनाना है, जो मेरी ह्यूमन आई नॉर्मली नहीं कर पा रही। नॉर्मली करती तो रिफ्रैक्टरी एरर होती नहीं, ओके, लेकिन नॉर्मली वो करती है, लेकिन आज वो नहीं कर पा रही, तो मुझे एक और लेंस रखना पड़ेगा। कौन सा लेंस? ऑब्वियसली कॉन्केव ही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स की एबिलिटी आपको डिक्रीज करनी है, तभी ये फोकसिंग यहाँ पे पहुँच पाएगा। ये बहुत ही बड़ी एबिलिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे फोकस हो रहा है। अगर एबिलिटी नॉर्मल हो जाएगी तो वापस फोकस यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको कैसा लेंस रखना है? कॉन्केव लेंस, क्योंकि आप देखो ये रेज ऐसे आ रहे हैं और यहाँ पे फोकस हो रहे हैं। अगर आपने इसको डाइवर्ज रेज भेजे तो वो पीछे फोकस कर पाएगा अच्छे से। तो कॉन्केव लेंस ने क्या किया, कॉन्केव लेंस ने रेस को थोड़ा डाइवर्ज कर दिया। नॉर्मली रेस पैरेलल आ रहे थे, यहाँ पे दिखा है वो पैरेलल रेस, आप देखो तो नॉर्मली पैरेलल रेस आ रहे थे, कॉन्केव लेंस ने पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर दिया। उसकी वजह से फिर कन्वर्जेंस होने के बाद थोड़ा देर से आपको फोकस दिखा और बहुत ही अच्छे से फोकस हो गया रेटाइना पे। तो कॉन्केव लेंस ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो कॉन्केव लेंस ट्रीटमेंट हो जाएगी मायोपिया पेशेंट के लिए। क्लियर सबको? तो अभी आपको आप में ही याद रखना है व्हाट इज मायोपिया। यंग लोगों में मतलब आप में मायोपिया में क्या नहीं दिखेगा, फार का अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन नज़दीक का बहुत ही क्लियरली दिखेगा। फार का अच्छे से नहीं दिखेगा, इसको करेक्ट आप कैसे करोगे? कॉन्केव लेंस से। क्लियर? अगेन आपको अभी ऐसे याद रख सकते हो कि आप देखो पैरेलल रेस थे तो दिक्कत हो रही थी, फोकस यहाँ पे हो रहा था।
डाइवर्जेंस रेज हो गए तो दिक्कत सॉल्व हो गई, अच्छे से फोकस हो गया। तो आप ऐसे भी याद रखो कि डाइवर्जेंस रेज नेचुरली कब होते हैं, फार में के नियर में, तो आपको याद होगा नियर में डाइवर्जेंस रेज होते हैं, तो नियर विजन में कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगेन ये वाला देखो, फार पॉइंट और नियर, ये फार विजन पहले लेक्चर वाला कंसेप्ट, फार में पैरेलल रेज, नियर में डाइवर्जेंस रेज। जब स्ट्रांग हो चुका है लेंस बहुत ही ज़्यादा और आपने डाइवर्जेंस रेज भेज रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डाइवर्जेंस रेज कैसे आएंगे, अगर आपने यहाँ पे कॉन्केव ग्लास रख दिया तो, या आपका पॉइंट सोर्स नियर हो तो। इसका मतलब पॉइंट सोर्स नियर है तो नेचुरली डाइवर्जेंस रेज हो गए और नज़दीक का देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी ये पेशेंट को। लेकिन दूर का देखने में दिक्कत है तो आपको उसको कॉन्केव ग्लास रखने पड़ेंगे। तो कॉन्केव ग्लास आपको कब वेयर करने हैं, वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर अ फार विजन। तो आप बोर्ड में पढ़ रहे हो लेक्चर तो आपको चश्मे पहनने पड़ेंगे, अगर आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो या मोबाइल में पढ़ रहे हो तो चश्मे नहीं पहनोगे तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। ओके, सिम्टम्स क्या हो गए, बहुत ही आईएमपी चीज़ है ये, आपको याद रखना है। एस्थेनिक सिम्टम्स, इसका मतलब क्या है, माइल्ड हेडेक, आई एक, फीलिंग टायर्डनेस, डिसकंफर्ट एंड रीडिंग। ये चार बहुत ही आईएमपी आपको याद रखने। क्यों बहुत ही आईएमपी है वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि माइल्ड हेडेक है और हेडेक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों में होती है। दैट्स वाई यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आई के पेशेंट में हेडेक होता, और हेडेक क्योंकि क्या है कि हेडेक बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर में। तो आपको कैसे याद रखना, क्योंकि यंग पेशेंट आपके पास हेडेक के साथ आएगा और यंग पेशेंट हेडेक में आता है तो आपको लगेगा अरे यार हेड का प्रॉब्लम होगा, क्या इसको सीटी स्कैन करवाऊँ, क्या इसको एमआरआई करवाऊँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कोई 20 साल का लड़का, कोई 18 साल का लड़का, कोई 12 साल का लड़का आपके पास आ रहा है, उसको हेडेक हो रहा है और आप उसको बोल देते हो कि शायद माइग्रेन हो सकता है, आप बोलते हो कि शायद कोई ट्यूमर हो सकता है, हमें सीटी स्कैन करना पड़ेगा, एमआरआई। तो उसके रिलेटिव्स बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, बच्चा भी टेंशन में आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि वो सब बोलने से पहले आपको समझना है कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक इन ए यंग इंडिविजुअल, अगर यंग इंडिविजुअल है इसमें कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक होगा मायोपिया। तो अगर यंग लड़का 12 साल 20 साल का, उसको क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा ट्यूमर व्यूमर, नॉर्मली एजेड लोगों में होता है। तो यंग लड़का है, 12-15 साल का लड़का है, हेडेक के साथ आ रहा है और आपने उसको कुछ गलत ट्रीटमेंट पे कर दिया, भले लास्ट में आपने अच्छे से डिटेक्ट कर लिया लेकिन पहले दिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो उसका मोरल डाउन हो जाता है, पेरेंट्स फील बैड करते हैं। इसकी वजह से आप यही फोकस करना कि अगर यंग लड़का आपके पास, जैसे जब भी आपका एमबीबीएस फिनिश होता है, आपका कोई भी यंग दोस्त आता है या यंग पेशेंट आपके पास आता है, कोई भी रिलेटिव है यंग है, वो हेडेक लेके आता है, तो उसको सबसे पहले बोलना कि मुझे वो दूर का देख के बता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में तो वो बोलेगा मुझे बोर्ड का नहीं दिखता, लेकिन जो पढ़ते नहीं है, जो स्कूल में नहीं जाते या जिसकी पढ़ाई फिनिश हो चुकी है, कॉलेज में कोई अलग काम कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कहीं पे वर्क कर रहे हैं, वो लोगों को कभी दूर का दिखने की प्रॉब्लम नहीं आती। वो ज़्यादा दूर का दिखते नहीं, नज़दीक में ही रहते हैं और थोड़ा बहुत दिखते भी है तो भी एक मन में लगता है कि नहीं चश्मे कौन पहने, ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं कि ये छुपा के रखते हैं सिम्टम्स, और उसके दिमाग में भी नहीं होता कि ये चश्मे की वजह से हेडेक हो रहा है। तो वो आपके पास आएगा हेडेक लेके, वो बोलेगा कि नहीं मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, वैसा आपको पूछना पड़ेगा कि तुम्हें दूर का दिखता है कि नहीं, फिर वो बोलेगा हाँ या ना। फिर ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से उसको दूर का दिखा दो और बोलो चल मुझे ये पढ़ के दिखा। अगर आप वो पढ़ पा रहे हो और वो नहीं पढ़ पा रहा तो आपको समझ में आ रहेगा कि फार विजन का प्रॉब्लम है, मायोपिया है। तो माइल्ड हेडेक, आई एक, फीलिंग टायर्डनेस, डिस्कम्फर्ट इन रीडिंग, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को हो गए। यंग इंडिविजुअल्स में हो सकता है हेडेक के साथ, तो कॉमनली आप उसका नंबर चश्मे के चेक करवा लो। नंबर्स नहीं है फिर बाकी सारे कॉज ढूंढो, अगर नंबर नहीं है तो फिर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलो फिर उसको डिटेक्ट करो, अदरवाइज चश्मे के नंबर चेक करवा लो। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है मोस्ट टाइम पी, पहले तो मायोपिया। ओके, मायोपिया में मायोपिया क्या याद रखोगे, मायोपिया का सिनोनिम शॉर्ट साइडनेस एंड नियर साइडनेस, दो सिनोनिम। शॉर्ट साइडनेस, नियर साइडनेस का क्या मतलब, उसको नज़दीक का अच्छे से दिखेगा तो वो ऐसी साइट प्रीफर कर रहा है नज़दीक की, तो नज़दीक का अच्छे से दिखेगा। मायोपिया में क्या दिक्कत होगी, फार विजन नहीं दिखेगा जो आपका हो रहा है। तो फार विजन में कैसे रेज होते हैं, पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज यहाँ पे फोकस होती है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। नियर विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नियर विजन के रेज है डाइवर्जेंस रेज। तो क्या प्रॉब्लम है मायोपिया में, मायोपिया में एबिलिटी
बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, लेंस की एबिलिटी टू फोकस इंक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई वो मायोपिया में रेस को रेटाइना के आगे फोकस कर रहा है। ये की कंसेप्ट है। आपको नॉर्मली रेटाइना पे फोकस करने के लिए ट्रीटमेंट क्या देनी है, कॉन्केव ग्लास। तो ये 5 लाइन आपने लिखा तो आपका 100% मार्क आ जाएगा और ये फिगर ड्रॉ कर देना। ओके, तो मायोपिया में अगेन क्लियर, पहले तो मायोपिया शॉर्ट साइडनेस, नियर साइडनेस, कौन सी 5 लाइन। शॉर्ट साइडनेस मतलब नज़दीक का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता, यंग लोगों में होता है, फोकसिंग होता है रेटाइना के आगे, और थेरापी है कॉन्केव ग्लास। ये 5 लाइन क्लियर। दूर का नहीं देख पाता, नज़दीक का देख पाता है, यंग लोगों में होता है, थेरापी है कॉन्केव ग्लास, और फोकसिंग होता है रेटाइना के आगे। ये 5 वर्ड आपने लिख दिए, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 60 to 70% मार्क। और ये फिगर ड्रॉ करना भूलना मत, क्योंकि 5 वर्ड भूल सकते हो लेकिन ये फिगर में आपको मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने 1-2 बार देख लिया है। लेकिन फिर टेक्निकल एरर मत करना, मतलब इसको आपने यहाँ की जगह यहाँ पे दिखा दिया तो फिर सीधा 0 मार्क हो जाता है। ठीक है, तो समझना अच्छे से है, लेकिन जब वर्डिंग आप नहीं कर पाते हो, अच्छे से लिख नहीं पाते हो, तो ये फिगर आपको मार्क दे देंगी। ठीक है, समझना अच्छे से है, फिगर ड्रॉ करनी है और 5 एटलीस्ट वर्ड लिख देने हैं। ओके, वही वर्ड, कॉन्केव ग्लास, फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटाइना, ओके, फार विजन डिस्टर्ब, नियर विजन ओके, एंड हैपन इन यंग इंडिविजुअल। सिम्टम्स कौन से याद रखने हैं, बहुत ही एमपी सिम्टम्स कॉमन हो गए, चाहे आपका फार विजन हो चाहे नियर विजन हो। ओके, सिम्टम्स आपको याद वही रखने हैं, ये वाले अस्थेनिक सिम्टम्स, माइल्ड हेडेक, आई एक, फीलिंग टायर्डनेस। क्योंकि अच्छे से नहीं दिखता तब वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, अपनी आंखें स्मॉल करने का ट्राई करते हैं, पिपिल का साइज़ बदलने का ट्राई करते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो मतलब मसल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा ना सिलियरी मसल से हम थोड़ा बहुत एकोमोडेशन भी कर सकते हैं, तो मसल्स को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वो थोड़ा बहुत देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मसल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से ये हेडेक और ये सब कुछ होता है पेशेंट्स को। ओके, तो ये सारे कोई भी कंप्लेन ले आ सकता है। नॉर्मली ये हाइपरमेट्रोपिया में दिखा है, लेकिन ये मायोपिया वाले में भी हेडेक के साथ वही कंप्लेन यूजुअली लेके आएगा। आपको हेडेक यंग इंडिविजुअल में मायोपिया फोकस करके चलना है। एजेड में हेडेक के बहुत सारे कोज हो सकते हैं, लेकिन एजेड में भी आप एक बार चश्मे के नंबर चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है, उसको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। तो पहली रिफ्रैक्टरी एरर सबको क्लियर। मायोपिया बहुत ही स्लोली ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही IMPA एग्जाम में बार बार आता है, और आपने मायोपिया समझ लिया तो फिर आप हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो मेरे लेक्चर थोड़े स्लो रहते हैं, लेकिन मैं इसलिए स्लो ले रहा हूँ क्योंकि मैं फास्ट भी लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन क्लास में यूजुअली हम स्लो लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग स्लो। फास्ट लेक्चर में 15-20 मिनट में बना दूंगा तो क्या होगा कि नॉर्मली आप देखना, अगर आप फास्ट लेक्चर पढ़ोगे तो वही लेक्चर आपको 4-5 बार सुनने पड़ेगा। तो वीडियो आपको लगेगा 10 मिनट का, लेकिन 10 मिनट का वीडियो आपको 5 बार सुनना पड़ेगा। इसकी जगह ये वीडियो आपको लंबा लगेगा, लेकिन एक बार सुनोगे तो भी आसानी से कवर हो जाएगा। क्योंकि ये मैं पैटर्न वही रखना चाहता हूँ, क्लास वाली पैटर्न, क्योंकि वी डोंट नो कि आगे हमें फिर कैसे टीचिंग करना है, क्योंकि लेक्चर्स आगे आएंगे 1 आवर्स के, और ये तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो आप बार बार देख सकते हो पीछे जाके। लेकिन जब ऑनलाइन कोई लेक्चर हम लेंगे या फिर हम लाइव लेक्चर लेंगे तो वो तो एक ही बार हम पढ़ाने वाले हैं, तो दैट्स वाई हम स्पीड थोड़ी स्लो रख रहे हैं। कंसेप्ट यही है कि ये वीक स्टूडेंट को भी काम आता है, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है उसको एक ही बार में अच्छे से याद रह जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप नोट डाउन करके सब कुछ लिख के अच्छे से इसको समझ पाओगे। ओके, तो स्पीड की थोड़ी बहुत दिक्कत ना आए, आप आई होप के स्पीड आपको बहुत ही स्लो ना लगे। ओके, ठीक है, और लग रही है तो उसका बेनिफिट शायद इस एज में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फ्यूचर में समझ में आएगा कि आपको रिवीजन बहुत ही लेस करना पड़ेगा। ओके, तो मायोपिया अच्छे से स्लोली लिया है, सबको क्लियर। अब हाइपरमेट्रोपिया में आसानी से फास्ट में ले पाऊंगा, क्योंकि जो मायोपिया में हो रहा है इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा हाइपरमेट्रोपिया में। ओके, तो अगेन व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, तो यहाँ पे हाइपरोपिया वर्ड लिखा है, वो भी सिनोनिम है। तो हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया या फार साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस, कोई भी 4 नाम हो सकते हैं इसके। ओके, लॉन्ग साइडनेस, फार साइडनेस, हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये चारों सिनोनिम है हाइपरमेट्रोपिया के, कोई भी हो सकता है। क्या इसमें प्रॉब्लम होगा, यंग में होगा कि एजेड में होगा, तो अगेन क्लियर एजेड में होगा, क्योंकि यंग में मायोपिया हो रहा है, जो आप में एजेड में होगा हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ही आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एज की वजह से नहीं होता, ये आपको याद रखना है। एज की वजह से हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता, लेकिन एजेड लोगों में हाइपरमेट्रोपिया देखने मिलता है। एज की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ओके,
इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, ये अलग कंसेप्ट बनेगा। इसके लिए मैं ये दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोगों को ये दोनों मिक्स लगते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स भी मिक्स जैसे हैं, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अलग है, कॉज अलग है। तो आप याद रखना एज की वजह से जो हो रहा है वो प्रेस बायोपिया है, लेकिन एजेड लोगों में जो नॉर्मली दिखने मिलता है वो हाइपरमेट्रोपिया है। क्लियर एवरीवन? सो यंग में क्या दिखने मिलेगा आपको? नॉर्मली मायोपिया। एजेड में क्या दिखने मिलेगा आपको? हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन एज की वजह से नहीं होता, वो एजेड में नॉर्मली दिखने मिलता है। अभी यंग में मायोपिया, एजेड में हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में नज़दीक का दिखेगा, फार का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक का नहीं दिखेगा, फार का दिखेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया वाला क्या दिक्कत लेके आएगा? हाइपरमेट्रोपिया वाला मतलब देखना, आपके घर में कोई एजेड हो 42 ईयर्स के बाद या 45, क्योंकि गुजराती में इसके बेताला भी बोलते हैं, आपको वर्ड याद होगा। तो आप ऐसे याद रखो, कोई 45 ईयर या 50 ईयर का कोई पर्सन हो, आपके पेरेंट्स, आप देखना कभी कभी वो दूर का अच्छे से देख पाते हैं, उनको चश्मे नहीं चाहिए, आपको चश्मे लगेंगे, लेकिन वो नज़दीक का जब अखबार पढ़ते हैं तो उनको, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको तुरंत चश्मा पहनना पड़ता है। ओके, क्योंकि वो नज़दीक का नहीं देख पाते। टिपिकली आप रियल लाइफ का पेशेंट देखना तो आसानी से याद रहेगा और गलती नहीं होगी। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया एक ही याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया एजेड में होता है। एजेड में होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उनको दूर का अच्छे से दिखता है लेकिन उनको नज़दीक का नहीं दिखता, न्यूज़पेपर में दिक्कत आती है। ओके, और फोकसिंग कहाँ पे होता है इनमें? रेटाइना के पीछे। ओके, मायोपिया में यहाँ पे होता था रेटाइना के आगे, हाइपरमेट्रोपिया में रेटाइना के पीछे। एममेट्रोपिया मतलब ये नॉर्मल आई है। ओके, रेटाइना के पीछे फोकस होता है। अभी रेटाइना के पीछे फोकस हो रहा है मतलब लेंस या आई आपकी वीक है कि स्ट्रांग है? तो लेंस और आई आपकी वीक हो चुकी है। आपका आई और लेंस का डायोप्टर पावर वीक है, इसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा और फोकस डिलेड हो रहा है। मायोपिया में स्ट्रांग हो रहा था तो फोकस आगे हो रहा था। अगर ये वीक है तो उसको आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आपको डायोप्टर पावर बढ़ाना है, स्ट्रांग करना है, तो आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो ये फोकसिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और उसको क्लियरली दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे दिखा है फोकसिंग यहाँ पे हो रहा था, अभी आप देखो डॉटेड लाइन पे क्लियर फोकस हो गया। कैसा लेंस यूज किया? कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन से पॉइंट है? फार साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस मतलब दूर का अच्छा से दिखता है, नियर का अच्छे से नहीं दिखता। सिम्टम्स क्या है? वही एस्थेनिक सिम्टम्स। फोकसिंग क्या होगा? रेटाइना के पीछे। थेरापी या ट्रीटमेंट क्या है? कॉन्वेक्स ग्लास। क्लियर? कॉन्वेक्स ग्लास। प्लस नंबर भी बोलते हैं कभी कभी, कॉन्वेक्स को प्लस भी बोलते हैं, कॉन्केव को माइनस भी बोलते हैं। इसलिए याद रख रहा हूँ क्योंकि कैसे याद रखना पड़ेगा, कभी कभी ले पर्सन ये वर्ड यूज करते हैं, तुम्हें माइनस नंबर है कि प्लस नंबर, रादर देन कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो आपको बोलना है मुझे प्लस नंबर है या माइनस। प्लस का मतलब कॉन्वेक्स, माइनस मतलब कॉन्केव वाले ग्लास। क्लियर? तो जो आपके चश्मे के नंबर है, आप यंग लोग पहन रहे हो, वो नंबर माइनस में होते हैं। क्लियर सबको? तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया सबको क्लियर? कैसे याद रखना है? पहले तो ये फिगर दो, क्योंकि फिगर दोगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, टीचर्स भी अच्छे से समझ जाएगा, तो वो पेपर जल्दी से चेक कर पाएगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो वो जल्दी मार्क दे देगा और आपको पेज भी भरे हुए दिखेंगे। ओके, फिर वर्डिंग आप इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख दो। फिगर सही है तो शायद वर्डिंग में थोड़ा बहुत गलत है तो भी टीचर्स आपको 50% मार्क तो देगा ही देगा, आप अच्छे से पास हो जाओगे। अच्छा वर्डिंग कर रहे हो, अच्छा लिख रहे हो तो यू आर गेटिंग अ गुड मार्क्स, 75% मार्क। क्लियर? तो ये फिगर दिखा रहा है एमेट्रोपिया, फोकस यहाँ पे हो रहा है, ये फोकस पीछे हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ हाइपरमेट्रोपिया और दिस इज मायोपिया, फोकस इन फ्रंट। ओके, थेरापी हाइपरमेट्रोपिया को क्या दिया आपने? कॉन्वेक्स ग्लास। थेरापी मायोपिया को क्या दी? कॉन्केव ग्लास। सभी पढ़ोगे तो बहुत टफ पड़ेगा, मिस्टेक हो जाएगा। कैसे याद रखना? कोई भी एक याद रख लो, दूसरा फिर अपने आप ही बन जाएगा। कोई भी एक में प्रिफरेबली मैं ये चाहता हूँ कि आप मायोपिया याद रखो, क्योंकि वो आपको यंग में है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी थर्ड हम रिफ्रैक्टरी एरर देखेंगे, दैट इज एस्टिग्माटिज्म। ओके, एस्टिग्माटिज्म का मतलब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था सिलिंड्रिकल ग्लास वाला, वो कंसेप्ट काम आएगा। एस्टिग्माटिज्म मतलब इसमें क्या होता है, वो मैंने टेस्ट ट्यूब दिखाई थी आपको, यहाँ पे सिलिंड्रिकल ग्लास जैसा दिक्कत होगा, टेस्ट ट्यूब जैसा। मतलब एक साइड से तो अच्छा फोकस होगा, दूसरी साइड से अच्छा फोकस नहीं होगा। तो इसमें फोकल पॉइंट नहीं बनेगी, फोकल लाइन बनेगी। तो यहाँ पे एक फोकल पॉइंट अलग जगह पे बनता है। तो देखो ये वाला प्लेन ए टू सी, ओके, एंड प्लेन बी टू डी। प्लेन ए टू सी का रिफ्रैक्टरी पावर लेस है,
ओके, तो वो बहुत ही पीछे फोकस हो रहा है, E to C यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो फोकल लाइन बनाएगा यहाँ पे, फोकल पॉइंट नहीं बनाएगा। अगर ये तीनों मिल के एक पावर से कुछ करते तो वो फोकल पॉइंट बनाते। अगर फोकल पॉइंट आगे होता तो हम उसको बोलते मायोपिया, अगर फोकल पॉइंट बिहाइंड में होता तो हम बोलते उसको हाइपरमेट्रोपिया, अगर फोकल पॉइंट नॉर्मल होता तो हम उसको बोलते नॉर्मल। लेकिन अभी सभी मिलके नहीं बना रहे, यहाँ पे सभी मिलके फ्रंट में भी नहीं, बिहाइंड में भी नहीं, नॉर्मल में नहीं, एक यूनिक प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है, ए और सी वाला अलग फोकस कर रहा है क्योंकि वो वीक है, बहुत ही बिहाइंड में फोकस कर रहा है, और बी और डी वाला बहुत ही स्ट्रांग है तो वो फ्रंट में फोकस कर रहा है। ओके, तो ये अलग अलग हो, तो आपको ए टू सी के लिए एक अलग लेंस यूज़ करना पड़ेगा, बी टू डी के लिए एक अलग लेंस, आपको कुछ भी करके इन सभी को रटाइना पे लाना पड़ेगा। तो आप इसको स्फेरिकल लेंस यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि स्फेरिकल लेंस राउंड होता है, हर तरह से सिमिलर होता है। आपको कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल लेंस, टेस्ट ट्यूब वाला। जो भी एंगल की दिक्कत है वहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ करना है और फिर आपको उसको करेक्ट करके फोकस करवा देना है। तो एस्टिग्मेटिज्म में कैसे आपको याद रखना है कि इसमें दो प्लेन अलग अलग हो गए, वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल वाले। वर्टिकल अलग जगह पे फोकल लाइन बनाएगा, फोकल पॉइंट की जगह यहाँ बन रहा है फोकल लाइन, वो फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर होगा, टेस्ट ट्यूब वाला एग्जाम्पल। और क्योंकि फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो फिर सीधा रट्टा मार लेना, ठीक है, क्योंकि माए पे हाइपरमेट्रो पे आप लिख पाते हो, इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर कंसेप्ट के लिए। नहीं समझ में आ रहा तो बस कुछ ना कुछ लिख के रट्टा मार के एस्टिग्मेटिज्म थोड़ा लिख देना कि दो अलग अलग प्लेन होते हैं, फोकस अलग अलग होता है। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे लेकिन की कंसेप्ट रियल लाइफ में क्या है, एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय विच लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। क्लियर? लेकिन आपको याद रखना है कि एस्टिग्मेटिज्म में आपको स्फेरिकल ग्लास तो देने ही देने हैं। स्फेरिकल मतलब कौन से, कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाले, वो तो देने ही देने, इसके बाद में जो बचा उसके लिए सिलिंड्रिकल होता है। क्योंकि देखो दो प्लेन की दिक्कत है, ओके, तो पहले आप क्या करना कि कॉन्केव या कॉन्वेक्स ग्लास पेशेंट को देना है, कुछ भी करके एक जगह पे फोकस कर देना है। इसके बाद आपको जो भी प्लेन बचा है उसके 90 डिग्री एंगल पे आपको सिलिंड्रिकल ग्लास देना पड़ेगा, आपको एक एंगल ढूंढना पड़ेगा और उस एंगल पे आपको सिलिंड्रिकल ग्लास प्रिस्क्राइब कर देना है। तो बुक में यही लिखना है, बहुत सारी बुक में भी यही लिखा है, लेकिन जब आप ऑप्थेल पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। और आपको यही समझना है कि एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय सिलिंड्रिकल ग्लास, लेकिन करेक्ट आंसर आएगा एस्टिग्मेटिज्म इज फर्स्ट करेक्टेड बाय स्फेरिकल ग्लास एंड द एरर विच रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर प्लेन इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ सिलिंड्रिकल ग्लास। ये जब थर्ड फर्स्ट चलेगा तो क्लियर होगा, या शायद कोई अपनी बुक में भी शायद लिखा हो, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या है, ये रिफ्रैक्टरी एरर है, हाँ है। इसमें क्या होता है कि वेर इज रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडिया, अलग अलग मेरिडिया में अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अलग अलग होता है। दैट्स वाई दे आर नॉट क्रिएटिंग अ फोकल पॉइंट बट दे क्रिएटिंग अ फोकल लाइन। द रेज लाइट एंटरिंग द आई कैन नॉट कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑफ फोकस बट फॉर्म अ फोकल लाइन। ये फर्स्ट वाला लेक्चर अगेन मैं दिखा देता हूं थोड़ा, ओके, ये वाला कंसेप्ट। तो ये आप फर्स्ट लेक्चर वापस पढ़ लेना तभी क्लियर होगा, नहीं पढ़ा है तो रट्टा मार लेना। लेकिन मैं दिखा हूँ ऐसी फोकल लाइन बनती है, और जब दो लेंस यूज़ करते हो तो फोकल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि दो सिलिंड्रिकल मिलके हो जाता है स्फेरिकल। क्योंकि ये वर्टिकल है, आपने हॉरिजॉन्टल यूज़ किया तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिलके वापस ये राउंड जैसा बन के हो गया आपका स्फेरिकल। तो सिलिंड्रिकल बनाता है फोकल लाइन, और आप देखो स्फेरिकल या कॉन्वेक्स लेंस बनाता है फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट है, वहाँ पे फोकल लाइन, ये अगेन आपका सिलिंड्रिकल, ओके। तो अगेन जिसको समझना है वो पहला लेक्चर वापस पढ़ के समझ सकते हैं, आपको याद है तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं चाहूँगा कि आपको नहीं भी समझना तो ये आईएमपी शॉर्ट नोट है, तो आपका पहले दो तो बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है, मायो पे हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा वाला रट्टा मार के भी आप लिख सकते हो अगर आपको टाइम नहीं है, लास्ट टाइम है एग्जाम का तो, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म मतलब रिफ्रैक्टरी एरर, रिफ्रैक्टरी एरर मतलब यहाँ पे अलग अलग मेरिडिया में अलग अलग रिफ्रैक्टरी एरर होगी, दैट्स वाई ये एस्टिग्मेटिज्म है। यहाँ पे आपको कैसे ट्रीटमेंट देनी है, बाय गिविंग अ सिलिंड्रिकल ग्लास। लेकिन रियल लाइफ में क्या रखना है, आपको स्फेरिकल ग्लास देना है, करेक्ट करने के बाद जो भी दिक्कत बचती है उसके लिए सिलिंड्रिकल ग्लास अलग से देना है। द रेज ऑफ, और ये वर्ड लिखना है फोकल लाइन इंस्टेड ऑफ फोकल पॉइंट। तो इतना भी लिखा है फोकल लाइन तो भी टीचर्स आपको 40% मार्क दे देगा, ओके। तो 40% आपके यहाँ पे आ रहे हो, बाकी जगह आप स्कोर कर रहे हो तो आप आसानी से 50% पे पास हो रहे हो, क्योंकि इसमें तीन है, देखो मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, एस्टिग्मेटिज्म भी है, ओके। तो ओनली एस्टिग्मेटिज्म आपने थोड़ा वीक लिखा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर्स आपको फेल करेगा, ओके। सो causes the visual image in the one plane to focus at a different distance from the plane at a right angles
एकोमोडेटिव पावर ऑफ आई नेवर कंपेंसेटिव फॉर एस, आप इसको कभी भी कंपेंसेट कर नहीं पाओगे क्योंकि एक स्ट्रांग है एक वीक है। आप स्ट्रांग वाले को, जैसे मान लो एक लड़का क्रिकेट में वीक है, दूसरा क्रिकेट में स्ट्रांग है, आप फिर वीक वालों को नया बैट दोगे, सभी को नया बैट, तो वो स्ट्रांग वाला भी अच्छा रन बनाएगा। फिर स्ट्रांग वाले को आपने टफ बना दी पिच, तो वीक वाला भी कमज़ोर हो जाएगा। तो जब दिक्कत सेम आई में होती है, आप ही की आई में जब दो अलग अलग प्रॉब्लम होता है तो आई इसको कभी भी कवर नहीं पाएगी। आई अगर वीक होगी, स्ट्रांग होगी, तो दूसरा वाला वीक हो जाएगा, और वीक में से स्ट्रांग की जगह स्ट्रांग में से वीक में लाए तो पहले वाले में दिक्कत होगी। तो ये कभी भी आई इसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगी। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा बहुत कंपेंसेट वो करता है, उसकी वजह से उसको हेडेक और आई के साथ भी वो सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे तुरंत सिम्टम्स आएगा, आपके पास प्रेजेंट होगा। कैसे करेक्ट करना है, मैंने बोला वैसे ही। पहले तो स्फेरिकल देना है। सो फाइंड अ स्फेरिकल लेंस बाय ट्रायल एंड एरर दैट करेक्ट्स द फोकस इन वन ऑफ टू प्लेन ऑफ एस्टिग्मेटिक लेंस, और फिर जो प्लेन बचा उसके लिए सिलिंड्रिकल। देन एड अ सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज टू करेक्ट द रिमेनिंग एरर इन अ रिमेनिंग प्लेन। क्लियर? तो पहले स्फेरिकल देख के क्लियर कर दो, और जो रिमेनिंग एरर बची दूसरे प्लेन में उसके लिए आपको सिलिंड्रिकल ग्लास। तो सिलिंड्रिकल ग्लास लिखना भूलना मत, अदरवाइज मार्क इसमें चले जाएंगे। एस्टिग्मेटिज्म में कितनी लाइन अगेन याद रखोगे? एस्टिग्मेटिज्म में फोकल पॉइंट की जगह फोकल लाइन। एस्टिग्मेटिज्म में फोकसिंग पावर अलग अलग मेरिडिया का अलग अलग होगा। ओके, कोई चीज़ आगे फोकस करेगी, कोई चीज़ उसको बिहाइंड में भी फोकस करेगी, और थेरापी क्या है? सिलिंड्रिकल। फिर डिटेल में ये लिखना है, फाइंड अ स्फेरिकल लेंस फर्स्ट देन एड अ सिलिंड्रिकल लेंस। क्लियर? अब लास्ट में बचता है आपका प्रेस बायोपिया। इसको हमें समझना है। रिफ्रैक्टरी एरर में कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग नहीं भी बोलते। ओके, इसीलिए लिखा है नॉट एन एरर ऑफ रिफ्रैक्शन बट अ कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकली इनसफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन। ये रिफ्रैक्टरी एरर नहीं है, ये एकोमोडेशन नहीं होता तब प्रेस बायोपिया होता है। तो ये एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, एजेड में होता है, लेकिन ये सिम्टम्स रिफ्रैक्टरी एरर जैसे है। तो रिफ्रैक्टरी एरर की शॉर्ट नोट में आपको लिखना है और फिर ऐड कर देना है प्रेस बायोपिया। इससे आपके नंबर्स बढ़ जाएगा 60 to 70% की तरह। और ये प्रेस बायोपिया 1 मार्क और 2 मार्क में भी बहुत ही एमपी। तो अगेन व्हाट इज प्रेस बायोपिया? मैंने बोला था प्रेस बायोपिया एज की वजह से होता है, एज इंड्यूस चेंज। तो अब प्रेस बायोपिया में क्या होगा हम देखेंगे। तो अगेन इसके लिए मैंने जो एकोमोडेशन पहला लेक्चर लिया था वही आएगा, एकोमोडेशन। तो आप देखो ये आपका लेंस है, लेंस में क्या होता है? तो लेंस में होती है इलास्टिक कैप्सूल। लेंस किससे बनता है? इलास्टिक कैप्सूल्स के। ये किससे बनती है? प्रोटीन से। तो लेंस इलास्टिक सब्सटेंस से बनता है जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो लेंस इज फॉर्म बाय अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस विच इज इलास्टिक इन नेचर। ओके, इसकी वजह से लेंस कैसा रहता है? नियरली फ्लैट। क्यों नियरली फ्लैट रहा है? क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट ने इसको खींच के रखा है। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं होते तो लेंस कैसा हो जाता? हमने दिखा है कॉन्वेक्स बलून शेप। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिक होता है, इलास्टिक इकट्ठा होकर इसको कॉन्वेक्स बना देता है। क्लियर? तो लेंस में इलास्टिक होता है, लेंस का इलास्टिक इसको कॉन्वेक्स या बलून शेप बना देता है। वो नॉर्मली नहीं होता क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट इसको खींच के रखते हैं। अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो सस्पेंसरी लिगामेंट अपना काम करना बंद कर देंगे और लेंस हो जाएगा बलून शेप। क्लियर? तो ये हमने पहले आगे अकोमोडेशन में पढ़ा है। और इसको कमांड कौन देता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी आपको क्या समझना है कि सस्पेंसरी लिगामेंट काम करना बंद कर देंगे तो लेंस हो जाएगा बलून शेप कॉन्वेक्स। ओके, लेकिन अगर लेंस मान लो इलास्टिक नहीं है, लेंस का प्रोटीन चला जा चुका है, वो इलास्टिक नहीं है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट चले भी गए तो भी लेंस ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्योंकि नॉर्मली लेंस इलास्टिक है इसलिए वो कॉन्वेक्स हो जाता है, बलून जैसा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर इसकी इलास्टिसिटी चली गई है, बाद में कोई इसको खींचे या न खींचे, इसका कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। आप देखना कोई भी इलास्टिक कपड़ा आप देखना कैसा होता है, आप खींचो तो भी अपनी पोजीशन में नॉर्मली आ जाता है। ओके, लेकिन अगर इलास्टिसिटी चली गई है तो फिर वो कपड़ा की पोजीशन जो रहेगी वही रहेगी। ओके, यहाँ पे ये नॉर्मली लेंस कैसा रहता है? बलून शेप कॉन्वेक्स। ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है बलून शेप कॉन्वेक्स की, पर वैसा नहीं रहता क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट नॉर्मली खींच के रखते। ठीक है, ओके। तो सस्पेंसरी लिगामेंट जाएगा तो बलून शेप होगा, लेकिन उससे पहले अगर लेंस ही खराब हो गया तो फिर वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, वो बलून शेप कॉन्वेक्स नहीं बन सकता। क्लियर? तो ये लेंस में हो सकता है। अब आपको समझना है कि लेंस इलास्टिक नेचर है। किसकी वजह से इलास्टिक है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीनेशियस मटेरियल है। अगर ये प्रोटीन चला गया
तो इसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, इसका एकोमोडेशन पावर चला जाएगा। ये 20 का 32 नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसका एकोमोडेशन पावर चला जाएगा, ये 20 का 32 नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये लेंस के बारे में है। ओके, सो अगेन प्रेस बायोपिया क्या है, एज की वजह के प्रॉब्लम है, तो इसको जेरियाटिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। कभी कभी आपको बहुत जगह वर्ड आएगा फाइनल एमबीबीएस में जब जाओगे, जेरियाटिक प्रॉब्लम। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जेरियाटिक प्रॉब्लम? जो भी चीज़ें एज इंड्यूस होती है इसको बोलते हैं जेरियाटिक प्रॉब्लम। तो प्रेस बायोपिया इज ए जेरियाटिक प्रॉब्लम दैट इज अकर्स ड्यू टू द ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होगा, लेंस का प्रोटीन चला जाएगा। मैंने बोला वैसे ही, लेंस में क्या होता है, इलास्टिक प्रोटीन। तो आपको एक ही कीवर्ड लिखना है, क्या कीवर्ड है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या वर्ड है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। एज योर एज इंक्रीज योर प्रोटीन्स बिकम डीनेचर्ड, दैट्स व्हाई योर इलास्टिसिटी इज लेस एंड दैट्स व्हाई प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया एज की वजह से प्रोटीन का डीनेचरेशन हो जाता है, दैट्स व्हाई प्रेस बायोपिया होगा। प्रेस बायोपिया में क्या होगा, लेंस ऐसा ही रहेगा, वो कॉन्वेक्स या बलून शेप नहीं हो पाएगा। आपको कब इसको कॉन्वेक्स या बलून करना पड़ता था, एकोमोडेशन आप याद करो अगले लेक्चर में, जब भी आपको नियर का देखना था तब। अगेन ये वाला आप देखो पॉइंट, ये लाइट सोर्स फ्रॉम अ फार, ये पॉइंट सोर्स फ्रॉम अ नियर। पॉइंट सोर्स फ्रॉम अ नियर आप देखो तो ये यहाँ पे फोकस हो रहे हैं, ये लेंस का पावर बढ़ चुका है। ओके, तो नॉर्मली लेंस ऐसा है, ये आपने उसका पावर कब बढ़ाया, जब आप कुछ नज़दीक का देख रहे हो पॉइंट सोर्स से तब। तो ये कॉन्वेक्स था, इसको आपने बहुत ही बड़ा कॉन्वेक्स कब बनाया बलून शेप का, जब आपने नज़दीक का देखा तब। अगर मान लो इसका ये नहीं हो पाता तो क्या होता, अगर इसका ये नहीं हो पाता तो ये रेज यहाँ पे फोकस नहीं होते, पीछे फोकस होते, जो यहाँ पे दिखा है बी में। बी में देखो ऐसे का ऐसा ही रह रहा है और रेज यहाँ से आ रहे हैं, तो फोकसिंग इसकी जगह पीछे होगा। तो मान लो यहाँ पे आपकी रेटाइना है, तो रेटाइना के पीछे फोकस हो रहा है, इसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसको हम बोलेंगे प्रेस बायोपिया। तो सेम चीज़ हाइपरमेट्रोपिया के जैसा ही दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में भी रेटाइना के पीछे फोकस होता था, बिहाइंड द रेटाइना फोकस। प्रेस बायोपिया में भी रेटाइना के बिहाइंड फोकस होता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया रिफ्रैक्टरी एरर है, वो लेंस की दिक्कत है, वो अलग, या आई की कॉर्निया की किसी की भी दिक्कत हो सकती है, रिफ्रैक्टरी एरर्स। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या समझना है आपको, प्रेस बायोपिया लेंस की इलास्टिसिटी चले जाने से होता है, वो एज इंड्यूस चेंज है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया चाहे लेंस से हो चाहे एक्वस ह्यूमर, कोई भी चीज़ से हो सकता है। लेकिन प्रेस बायोपिया में टिपिकली क्या कॉज है, प्रेस बायोपिया इज ओल्ड एज जेरियाट्रिक प्रॉब्लम वेयर प्रोटीन्स बिकम डीनेचर्ड एंड इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई प्रेस बायोपिया आकर। क्लियर एवरीवन? सो प्रेस बायोपिया में आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कि आपको क्या दिक्कत आएगी। ओके, प्रेस बायोपिया लीडिंग टू फेलियर ऑफ नियर विजन। तो ये एक कंसेप्ट है कि प्रेस बायोपिया ओल्ड एज वालों को होता है। ओल्ड एज में आप देखना कि वो नियर का अच्छे से दिख नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रेस बायोपिया का एक ही कंसेप्ट देने वाला हूँ, जो आपको इसको हाइपरमेट्रोपिया से अलग बनाएगा, वो आपको अच्छे से समझना जरूरी है। प्रेस बायोपिया में क्या होगा, एज बढ़ने से प्रोटीन का डीनेचरेशन होगा और एकोमोडेशन पावर चला जाएगा। दिस इज अ की लाइन, फिजियोलॉजिकली इनसफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन। तो प्रेस बायोपिया में आपका एकोमोडेशन पावर चला जाता है, ठीक है। अब आप देखो व्हाट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन हमने बोला था मतलब आप फार का भी देख पाते हो, आप नियर का भी देख पाते हो, इसका मतलब एकोमोडेशन। जब आप फार का देखते हो और नियर का देखते हो तो जो भी चेंजेस होता है उसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। अगर आपका एकोमोडेशन पावर चला गया तो आपको क्या होगा, अगर एकोमोडेशन पावर चला जाएगा तो आप फार का नहीं देख पाओगे और नियर का भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के पर ही देख पाओगे, इससे नियर भी नहीं। मतलब एकोमोडेशन चला जाने का मतलब क्या, मतलब आप देख लो कि आपके सामने कोई चीज़ 1 मीटर पे पड़ी है, ओके, तो आप उसको देख पाते हो। अगर वो 1 मीटर के नज़दीक आ जाती है 0.5 पे तो भी आप नहीं देख पाओगे।
अगर वो 1 मीटर से दूर चली जाती है 2 मीटर पे तो भी आप नहीं देख पाओगे। दैट इज अ प्रेस बायोपिया। ओके, क्योंकि एकोमोडेशन मतलब फार का भी देखना, नियर का भी देखना। एकोमोडेशन चला जाना मतलब आप एक फिक्स देख पाओगे, उसके फ्रंट में या उसके बिहाइंड में आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो मान लो आप 1 मीटर डिस्टेंस पे कुछ देख रहे हो तो आप 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर का भी नहीं देख पाओगे, और 1 की जगह आप 0.5, 0.4, 0.3 का भी नहीं देख पाओगे। सो दैट इज अ प्रेस बायोपिया। ओके, तो मान लो प्रेस बायोपिया में क्या होगा, आप मान लो कुछ यहाँ पे देख पाते हो यहाँ का, तो आप यहाँ का भी नहीं देख पाओगे, आप यहाँ का भी नहीं देख पाओगे, बस यहीं से देख पाओगे। दैट इज एक्चुअली ए प्रेस बायोपिया आइडियली। ओके, लेकिन बहुत सारी बुक में यही लिखा है कि भाई नियर विजन चला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया की जैसा ही लिखा है। बहुत सारी बुक में सेम टू सेम हाइपरमेट्रोपिया की लिखा है, नियर विजन चला गया, फार विजन, लेकिन गाइटन में ये वर्ड मिलेगा। तो आप जो भी बुक प्रीफर कर रहे हो उस हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन आप गाइटन का लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज लॉस, दैट्स वाई विजन बिकम्स अ फिक्स्ड। गाइटन का वर्ड में क्या आएगा, आपको लिखना है विजन बिकम अ फिक्स्ड, पेशेंट कैन नॉट सी अ फार विजन, पेशेंट कैन नॉट सी अ नियर विजन दैट। लेकिन इसमें क्यों ऐसा नियर विजन की बात लिखी है, लीडिंग टू फेलियर ऑफ नियर विजन, क्योंकि आप देखो प्रेस बायोपिया में मेनली प्रॉब्लम नियर विजन का होगा। ओके, क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको मेनली नियर विजन के लिए ही चाहिए। फार विजन के लिए आपको एकोमोडेशन पावर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। वो कंसेप्ट मैंने पहले ही चलाया था, वो आपको याद होगा। पहला लेक्चर बहुत आईएमपी एकोमोडेशन का, इससे समझ में आएगा। मैंने बोला था लेंस नॉर्मली कैसा रहता है, नियरली फ्लैट। नियरली फ्लैट का मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मान लो 0 to 100 का स्केल है, तो 0 to 100 में ये 3 या 4 पे रहता है। इसका मतलब 3 या 4 का आप 0 कर सकते हो, लेकिन 3 या 4 का आप 100 भी कर सकते हो। तो आप 0 to 100 में 0 की बहुत ही नज़दीक रह रहे हो 3 या 4 पे। तो आपको जब दूर का देखना है तो आप 3 या 4 से ओनली 0 तक ही पहुंच पाओगे, इतना ही आपके पास स्कोप है। लेकिन आपको जब नज़दीक का देखना है तो आपको लेंस को कॉन्वेक्स करना है, तो आप 3 या 4 से 100 तक पहुंच पाते हो। तो इसका कंसेप्ट क्या है, आपको नज़दीक का देखना है तो आपको लेंस को 3 से 100 तक ले जाना है, कॉन्वेक्स बनाते रहना है, ये आपको करना है। तो नज़दीक के देखने में बहुत बड़ी मेहनत है, 3 का 100 करना है, वो चला जाता है तो नज़दीक का अच्छे से नहीं दिखता। लेकिन फार का वो अच्छे से देख पाता है, क्योंकि फार में क्या दिक्कत है, 3 का ओनली 0 करना है। मान लो किसी के पास 3 रुपये है और आपके पास 0 रुपये है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आप नहीं बोल पाओ। वो 3 रुपये में भी क्या खरीद लेगा बाजार में जाके, और आप 0 रुपये में भी क्या खरीद पाओगे, एक चाय भी आपको नहीं मिलेगी। तो सेम सिनारियो है, लेकिन 3 और 100 में एक बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? तो बहुत सारे बुक 3 को 0 ही मान के चलते हैं, लेकिन गाइडन के हिसाब से आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नियर का तो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन फार में भी एक फिक्स पॉइंट होता है। तो एकोमोडेशन चला जाता है, एकोमोडेशन चला गया मतलब उसको दूर का भी नहीं दिखेगा, नजदीक का भी नहीं दिखेगा, एक फिक्स पॉइंट पे दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रेस बायोपिया। क्लियर? सो अगेन प्रेस बायोपिया एज इंड्यूस चेंज है, एज की वजह से प्रोटीन का डीनेचरेशन चला जाता है, लेंस की इलास्टिसिटी चली जाती है, दैट्स व्हाई प्रेस बायोपिया होता है। लेंस की इलास्टिसिटी चली गई मतलब लेंस का एकोमोडेशन पावर चला गया, तो प्रेस बायोपिया हुआ। एकोमोडेशन चला गया मतलब वो फार का भी एक पॉइंट के बाद नहीं देख पाएगा, नियर का भी एक पॉइंट के बाद नहीं देख पाएगा, लेकिन मेनली दिक्कत आएगी नियर विजन में, और फार में एक फिक्स पॉइंट बन जाएगा। दैट इज द प्रेस बायोपिया। क्लियर एवरीवन? अब ऐसे पेशेंट को आप थेरापी क्या दोगे? तो अगर आप ये सिम्टम्स लेके चल रहे हो नियर विजन वाला, तो ये हाइपरमेट्रोपिया का सिम्टम्स है, तो थेरापी भी वही हाइपरमेट्रोपिया वाली कॉन्वेक्स ग्लास। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप वो बुक प्रीफर कर रहे हो तो आपको यही आएगा। लेकिन अगर आप गाइटन की तरह कुछ अलग लिखना चाहते हो तो आपके पास क्या कंसेप्ट है, फार का भी जाता है, नियर का भी जाता है, फिक्स पॉइंट है। तो पेशेंट को भी आपको दोनों ग्लास देने पड़ेंगे, फार का भी ग्लास अलग, नियर का भी ग्लास अलग। तो इसके लिए एक कीवर्ड यहाँ पे आएगा, बायफोकल ग्लासेस। आप देखना बहुत सारे एजेड लोगों को आपने देखा भी होगा, वो कैसे चश्मे पहनते हैं, जब वो दूर का देखते हैं तो कुछ अलग देखते हैं, फिर नज़दीक का देखते हो तो अपने चश्मे ठीक करते हैं, फिर वो अखबार पेपर पढ़ते हैं। आप देखना बहुत सारे एजेड लोगों के चश्मे आप देखना, वो जब नज़दीक का देखते हैं तो उसके बॉटम में एक अलग सा लेंस होता है, ओके, और जब दूर का देखते हैं तो वो अलग का लेंस। आपने टिपिकली ऑब्जर्व किया होगा, जो मेनली ऑफिस में वर्क करते हैं, ऑफिस में वर्क करने वालों को दूर का भी देखना पड़ता है, नज़दीक का भी बार बार देखना पड़ता है। तो वो जब बुक में देखते हैं नज़दीक का तो वो कुछ अलग चश्मे यूज़ करते हैं, फिर दूर का देखते हैं तो वो अलग चश्मे का ऊपर का भाग यूज़ करते हैं। एक ही चश्मे में वो 2 ग्लास रखते हैं, और बहुत सारे लोग दो चश्मे भी रखते हैं। आपने देखा होगा वो नज़दीक के लिए एक चश्मा पहनते हैं,
फिर चश्मा निकाल देते हैं, फिर दूर का लिए अलग चश्मा यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब आप उन लोगों को देखो, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि उनको दोनों प्रॉब्लम है, नियर और फार, इसलिए वो दो दो चश्मे यूज़ कर रहे हैं। इसलिए वो दूर का देखने के लिए अलग साइड से देखते हैं, फिर नज़दीक का देखने के लिए अलग साइड से देखते हैं और वैसे चश्मे यूज़ करते हैं। तो उसका टिपिकल वर्ड गाइटन का आपका आएगा, ट्रीटमेंट इज अ बायफोकल ग्लास। तो आप प्रेस बाय पे अगर गाइटन की तरह से लिखना चाहते हो तो क्या लिखना, accommodation loss, that's why near vision loss mainly, far vision also loss, and there is a fixed point, and therapy is a bifocal glass. Symptoms वही again asthenic symptoms, headache, fatigue, ये वही वाला सब clear. Pathophysiology again clear, decrease in elasticity and plasticity crystalline lens due to age related sclerosis due to denaturation of protein, age related decrease in a power of ciliary muscle. clear सबको प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में कीवर्ड क्या, ये रिफ्रैक्टरी एरर नहीं है, ये एज इंड्यूस्ड प्रॉब्लम है, तो भी आप रिफ्रैक्टरी एरर के साथ ऐड करोगे तो आपका नंबर्स बढ़ जाएगा, आपको हायर मार्क्स मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या होगा, फेलियर ऑफ एकोमोडेशन हो गया, तो एकोमोडेशन चला गया, मतलब एकोमोडेशन चला गया मतलब अगर रूम में 2 लोग हैं तो 2 ही लोग रहेंगे, तीसरों को एकोमोडेट नहीं करेगा और एक भी नहीं होगा, ऐसी दिक्कत आएगी। इसका मतलब एकोमोडेशन चला गया मतलब वो फार का नहीं देख पाएगा लेकिन नियर का नहीं देख पाएगा, वो उसका मेन सिम्टम्स होगा। ओके, बाकी सिम्टम अस्थेनिक सिम्टम्स मतलब हेडेक, फिर आई एक, ओके, रीडिंग डिफिकल्टी, ये सब लेके आएगा। पैथोफिजियोलॉजी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कीवर्ड है, वो आपको लिखना है, इसकी वजह से इलास्टिसिटी चली जाती है। एंड थेरापी मोस्ट आईएमपी बायफोकल ग्लासेस। क्लियर। तो रिफ्रैक्टरी एरर बहुत ही आईएमपी शॉर्ट नोट बार बार पूछेगी। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, मैंने अगेन बोला वही, आपको सारा फिगर ड्रॉ कर देना है। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर दी है तो यू आर गेटिंग 50% मार्क। फिर आपको मायोपिया याद रखना है, आपके खुद में हो रहा है वो मायोपिया, मायोपिया याद रख लो। फिर उसके कंपेयर में एग्जैक्टली ऑपोजिट हाइपरमेट्रोपिया लिख दो। ये दोनों लिखने के बाद 2 की चीज़ें आएगी, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेस बायोपिया। एस्टिग्मेटिज्म में आप फोकल पॉइंट की जगह फोकल लाइन बना दो, सिलिंड्रिकल ग्लास लिखना मत भूलना एस्टिग्मेटिज्म में, तो अच्छे मार्क कवर हो जाएंगे। और फिर लास्ट में आएगा प्रेस बायोपिया, वो एज इंड्यूस चेंज होगी, इससे भी आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन।